Hello, dear student. Welcome to my channel. Today we will discuss a very important electrical instrument, moving coil galvanometer. मेरे पास कोई अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। हमारे पास सबसे पहले ये एमसीबी है, मिनी सर्किट ब्रेकर, ये फ्यूज है, ये स्विच है, ये वोल्ट मीटर है और ये एमीटर है। हमें पता है कि वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द कंडक्टर और एमीटर मेजर करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। अब एमीटर और वोल्ट मीटर को हम किस इंस्ट्रूमेंट से कन्वर्ट करके बनाते हैं, हमें उसके बारे में स्टडी करना है। और जिससे कन्वर्ट करके बनाते हैं वो होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फिगर है। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है और मेजर करता है स्मॉल करंट को। प्रिंसिपल क्या है इसका? जब भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और जो टॉर्क है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन अल्फा। एन यहां पे है टोटल नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, I current flow in the coil, is the area of each turn of the coil, and B is the strength of the magnetic field. Strength of magnetic field. अगर हम इसी कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग देखें, ये हमारे पास कोई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फिगर है। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास कोई फ्रेम है। इस फ्रेम के अंदर फोर्स ब्रॉन्ज की स्ट्रिप है और इस स्ट्रिप से एक कोई कनकेव मिरर को अटैच किया हुआ है। कनकेव मिरर के अनदर एंड पे हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है और रेक्टेंगुलर कॉइल के लोअर एंड पे कोई हेयर स्प्रिंग अटैच किया हुआ है, और हेयर स्प्रिंग भी फोर्स ब्रॉन्ज का ही बना हुआ है। और इसके लोअर एंड जो स्प्रिंग हेयर स्प्रिंग का, इसको किसी टर्मिनल T2 से कनेक्ट किया हुआ है, और मिरर का जो अपर एंड है उसको टोर्सन हेड और इस टोर्सन हेड को कनेक्ट किया हुआ है टर्मिनल T1 और T2 से। टर्मिनल T1 और T2 से हम करंट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इस फिगर को अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर कनकेव शेप के नॉर्थ और साउथ पोल लिए हुए हैं, और इस कॉइल के बीच में हमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया हुआ है और फोर्स ब्रॉन्ज की स्ट्रिप है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है कि हमने फोर्स ब्रॉन्ज की ही स्ट्रिप क्यों ली है। इसके पीछे रीजन है हमारा जो फोर्स ब्रॉन्ज है इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, और इस जो कंडक्टिविटी है वो भी हाई होती है, और ये रस्टलेस रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, रस्टलेस लॉन्ग टाइम। और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो स्मॉल होता है, और रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट यानी टोर्सन कांस्टेंट भी लेस होता है इसका। ये सभी रीजन है जिसकी वजह से हमने फोर्स ब्रॉन्ज को यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पे हमने कनकेव शेप का ही मिरर क्यों यूज किया हुआ है? इसके लिए रीजन है हमारे पास कि लैंप और स्केल मेथड यूज करते हैं, लैंप एंड स्केल method used for the measurement
अब यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल हमने कनकेव शेप का क्यों लिया है और यहाँ पे बीच में हमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज क्यों की? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मींस द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएं। अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल अगर पैरेलल में है तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास है NIAB साइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होगी और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1, देन वी कैन से दैट टॉर्क विल बी मैक्सिमम। हम प्लेन ऑफ कॉइल और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल अल्फा जो है 90 डिग्री है। ये कौन सा एंगल है? अगर हम कोई नॉर्मल ड्रा करें प्लेन ऑफ कॉइल पे तो अल्फा एंगल है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री। हमें सपोज करें कि अल्फा प्लस थीटा डैश, थीटा डैश है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर थीटा डैश 0 है देन वी कैन से दैट अल्फा विल बी 90 डिग्री। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमें इसलिए नॉर्थ और साउथ पोल को हम कनकेव शेप का लेते हैं और बीच में लेते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज ए फेरो मैग्नेटिक material whose susceptibility is positive and relative permeability is greater than 1. Current sensitivity. Current sensitivity means the deflection produced in a galvanometer when unit current passing through the galvanometer. यानी कि यूनिट करंट को पास करें गैल्वेनोमीटर में से और जितने डिफ्लेक्शन वो देता है वही करंट सेंसिटिविटी है। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे IS से, दैट इज ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर टू द करंट। और यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास NIAB डिवाइड बाई K, I to I कैंसल आउट, देन वैल्यू विल बी NAB डिवाइड बाई K। और करंट सेंसिटिविटी की यूनिट हो जाएगी रेडियन पर एम्पियर या डिवीजन पर एम्पियर। वोल्टेज सेंसिटिविटी. Voltage sensitivity means deflection produced in a galvanometer when a unit potential difference applied across the two terminal of the galvanometer. ये हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं VS से, देन ट्विस्ट टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। और ये वैल्यू है हमारे पास NIAB डिवाइड बाई K और V की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R, I टू I कैंसल आउट, देन वैल्यू विल बी NAB डिवाइड बाई KR, यानी VS हो जाएगा हमारे पास IS डिवाइड बाई R, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी डिवाइड बाई R। और इसकी जो यूनिट होगी हमारे पास वो हो जाएगी डिवीजन पर वोल्ट या रेडियन पर वोल्ट। अगर हम कंसेप्चुअल की बात करें कि करंट सेंसिटिविटी के बढ़ाने से क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज आल्सो डिपेंड अपॉन दी रेजिस्टेंस। कंडीशन फॉर ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, हम सेंसिटिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं गैल्वेनोमीटर की, तो उसके लिए क्या करें? जो ट्विस्ट है वो उसका फार्मूला है NAB डिवाइड बाई K, NIAB डिवाइड बाई K। सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करें, एरिया ऑफ ईच टर्न को इंक्रीज करें, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करें और करंट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर को भी हम इंक्रीज करें। और K यानी कि टोर्सन कांस्टेंट या एंगल ऑफ, हम कह सकते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, यानी टोर्सन कांस्टेंट को डिक्रीज करें। लेकिन नंबर ऑफ टर्न, एरिया ऑफ ईच टर्न, मैग्नेटिक फील्ड को हम एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू M, कि G is the resistance of the galvanometer और IG is the current flowing in the galvanometer which show full deflection। ये IG वो करंट है जिसके लिए गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। अगर हमें इससे करंट I मेजर करना है
अगर इसी गैल्वेनोमीटर से हमें करंट आई अगर मेजर करना है तो इसमें से अगर आई करंट पास करेंगे तो ये डैमेज हो जाएगा बिकॉज इट इज वेरी सेंसिटिव। तो इसके पैरेलल में हम कोई लो रेजिस्टेंस अप्लाइड करेंगे जिसको हम शंट कहेंगे। जो बाकी का जो करंट है आई माइनस आई जी इससे पास हो जाएगा। अब ए और बी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लें तो ये हो जाएगा आई जी इंटू जी आई माइनस आई जी इंटू एस, और एस की वैल्यू निकाल लें तो आई जी इंटू जी आई माइनस आई जी। ये एक फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से हम आई जी को डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा हमारे पास जी आई बाई आई जी -1 एंड वी कैन से दैट जी डिवाइड बाई n -1, और जो n की वैल्यू है वो हो जाएगी i डिवाइड बाई आई जी। आई वो करंट है जिसको हमें मेजर करना है एंड आई जी इज द करंट फॉर द गैल्वेनोमीटर विच शो फुल डिफ्लेक्शन। ये भी फार्मूला है न्यूमेरिकल पर्पज के लिए, बोथ आर सेम फार्मूला। अब कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर है, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर और आई करंट फ्लो करता है। सपोज करें ए और बी पॉइंट के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करेगा आई जी इंटू जी। अगर हमें इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करना है तो कोई हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाना होगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। Then potential difference between A and B is equal to IG G plus R and V divided by IG minus G is equal to R। ये फार्मूला है न्यूमेरिकल पर्पज के लिए। देन अगर हम यहां से IG को मल्टीप्लाई कर दें और G को डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा V मल्टीप्लाई जी डिवाइड बाई आई जी इंटू जी माइनस जी, और G को यहां से कॉमन लें, यह आ जाएगा हमारे पास V डिवाइड बाई आई जी इंटू जी -1, यानी कि R इज इक्वल टू जी n-1, और n की वैल्यू यहां पे होगी V डिवाइड बाई आई जी इंटू जी। V वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हमें मेजर करना है और IG इंटू जी वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है। विच हैविंग द हाई रेजिस्टेंस, किसका ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर का, एमीटर का या गैल्वेनोमीटर का? हमें पता है गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का G, अगर हमें वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो इसके सीरीज में कोई हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो इसका जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो जगह G प्लस R। अगर एमीटर में चेंज करना है तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमें कोई लो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा एमीटर का वो हो जाएगा G मल्टीप्लाई S डिवाइड बाई G प्लस S। सपोज करिए अगर ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 4 ओम है और हमने जो लो शंट लगाया इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 1 ओम से भी कम आएगा। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। गैल्वेनोमीटर गिव द फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट IG, कैन इट कन्वर्ट टू एन एमीटर ऑफ रेंज I एंड I इज लेस देन IG? यानी कि कोई गैल्वेनोमीटर है जो जिसमें से IG करंट फ्लो कर रहा है, हम उसको एमीटर में चेंज करना चाहते हैं और एमीटर जो है करंट मेजर करेगा I, और I क्या IG से लेस हो सकता है? अगर हम फार्मूला देखें हमारे पास S इज इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी।
If I is less than Ig, then S is negative, which is not possible, जो possible नहीं है। यानी कि हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर में चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी रेंज को डिक्रीज नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज द रेंज ऑफ द एमीटर? क्या एमीटर की रेंज को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? सपोज करें हमारे पास माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर से हम 1 मिली एम्पियर में चेंज करना चाहते हैं, मिली एम्पियर से 1 एम्पियर में चेंज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाते जाएं और हम अचीव कर सकते हैं। माइक्रो से मिली, मिली से 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर का रेजिस्टेंस लेस होगा मिली एम्पियर से, और मिली एम्पियर का रेजिस्टेंस लेस होगा माइक्रो एम्पियर से। तो वी कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, बट वी कैन नॉट डिक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, क्योंकि हमारे पास शंट की जो वैल्यू है ये है Ig इंटू जी डिवाइड बाई I माइनस Ig। I कभी भी Ig से लेस नहीं हो सकता, यानी कि हम रेंज को डिक्रीज नहीं कर सकते। हम रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं एमीटर की। कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर? यस, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की रेंज को हम इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हमें इंक्रीज करनी है रेंज तो उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते जाएं, अगर हमें डिक्रीज करनी है तो पैरेलल में हम कोई लो रेजिस्टेंस लगा दे तो डिक्रीज हो जाएगी। यानी वोल्टमीटर की रेंज को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एमीटर की रेंज को केवल हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते। Write the two reasons why the galvanometer cannot be used to measure the current in a given circuit. First of all, resistance of galvanometer is greater than resistance of ammeter. अगर गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में लगा दें, इसका रेजिस्टेंस हाई है, तो जो मेजर कर रहे हैं करंट को उसको इफेक्ट करेगा, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। सेकेंड थिंग, इट इज वेरी सेंसिटिव, इट इज वेरी सेंसिटिव। अगर I करंट Ig से ज्यादा है तो डैमेज हो सकता है। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर समझने के लिए हम डेली लाइफ का कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें हमें अपना वेट मेजर करना है, हम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हुए हैं, और जो वेइंग मशीन की जो नीडल है अगर वो फ्लक्चुएट करती रहेगी तो हम अपना वेट एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। एक्यूरेटली मेजर करने के लिए क्या होना चाहिए कि नीडल जो है फिक्स होनी चाहिए। सपोज करें कि किसी का वेट जो है 75 किलोग्राम है, या वे जो है 75 किलोग्राम है, तो नीडल जो है बिल्कुल एग्जैक्टली 75 पे ही होनी चाहिए। अगर वो फ्लक्चुएट करेगी तो प्रॉपरली मेजर नहीं होगा। सिमिलर गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर हम करंट या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं और नीडल अगर फ्लक्चुएट करेगी तो हम प्रॉपर मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करें, इसमें जो क्वाइल है उसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर वाउंड कर दें, लिपटा दें उसको। ऐसा करने से एडी करंट प्रोड्यूस होगा क्वाइल के अंदर, और एडीज करंट की वजह से जो क्वाइल है वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी। इसी को हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। और जो नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है उसको हम ब्रास का भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं। It is that galvanometer in which the coil in the deflected state come to the rest at once after the passage of current passing through it. Which having the greater resistance? मिलीवोल्टमीटर या वोल्टमीटर? हमें पता है मिलीवोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो लेस होगा किससे? वोल्टमीटर से। हमें जितनी रेंज इंक्रीज करनी है उतना ही हाई रेजिस्टेंस हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वोल्टमीटर का वो ग्रेटर देन होगा मिली वोल्टमीटर से।
अब यहाँ पे मिली एम्पियर का रेजिस्टेंस ज्यादा है या एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हमें जितनी रेंज इंक्रीज करते जाएंगे हमें लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़ेगा, और जितना लो रेजिस्टेंस लगाएंगे उतना इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ मिली एम्पियर। फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट है कि वन स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जितनी करंट की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। और इसको निकाल लेंगे हम के से, के हो जाएगा हमारे पास करंट डिवाइड बाई डिफ्लेक्शन या डिवीजन। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, कैन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू यूज टू डिटेक्ट द एसी इन द सर्किट। अगर हम एसी की बात करें तो एसी के अंदर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन फुल साइकिल 0। फुल साइकिल के अंदर एसी की वैल्यू 0 होती है। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मेजर एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। सो गैल्वेनोमीटर कैन नॉट डिटेक्ट एसी इन ए सर्किट। अब एसी को मेजर करने के लिए हमारे पास हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एसी को मेजर कर सकते हैं।